गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक प्लेन मिरर दे रखा है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितने डिस्टेंस पे रखा है? 0.25 मीटर डिस्टेंस पर हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब वो पूछ के रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज विल बी। अब आपको बताना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। दोबारा समझ लो, इन्होंने कहा आपको एक प्लेन मिरर दे रखा है, इससे एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, सही है। अच्छा अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर बनेगी ना, बिहाइंड द मिरर। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी डीप क्या होती है, उसकी इमेज बनती है। मान लो इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 0.25 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा? 0.25 होगा। तो इस केस में ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.25 का डबल, दैट मीन्स 0.5 मीटर। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ये सी ऑप्शन है। अच्छा अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन इज। देखिए भाई पहले आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लो। मान लो आपको ये कोई सरफेस दे रखी है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट आकर पड़ती है, पढ़कर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस मीडियम से आई है लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो से हम लेते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे लेते हैं आर, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। अब वो कह रहे हैं किस केस में एंगल आई जो है वो 0 के बराबर होगा। सही है? क्लियर है? अच्छा एंगल आई अगर 0 के बराबर है तो एंगल आर भी तो 0 के बराबर होगा यहाँ पे। तो उस केस में जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी किसको? इस सरफेस को। दोबारा समझ लो, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है किसको? किसी सरफेस को, सही है। तो जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ पर वापस वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस केस में उसका एंगल आई और एंगल आर दोनों किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। आगे समझ? इन्होंने पूछा है एक ऐसा केस बताओ जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 के बराबर हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अच्छा ये कब होता है? जब कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है किसी सरफेस को। क्लियर है? अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ पर वो वापस लौट जाती है। इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। आगे समझ बच्चों? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये साथ ही साथ लिखते रहना, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है फॉर रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको ये बताना है इन चारों में से प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, इनमें से कौन सा जो है वो रियल इमेज बनाएगा?
रियल मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, सही है। तो देखो जो प्लेन मिरर होता है ना, ये हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। देखो इसमें मैंने कहा है आपको ये चार चीजें दे रखी हैं, इन चारों में से कौन सी चीज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी, सही है। तो देखो प्लेन मिरर का आपको याद होगा, प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, और ये सेम साइज की इमेज बनाता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की क्या करता है, इमेज बनाता है। अब आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चों टोटल 6 केस होते हैं, उसमें से पहले 5 कह लो या आखिरी 5 कह लो, उसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, सही है। और जो छठा केस होता है, जो एक केस बच जाता है, वो क्या बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। क्लियर है। अब आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है ना बच्चों, इसके केवल 2 केस होते हैं। इसके कितने केस होते हैं बच्चों, 2 केस होते हैं। दोनों में वो क्या करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। ये इसके लिए ना आपको 16 के 16 जो रे डायग्राम है वो दिमाग में बैठे होने चाहिए। अभी चलो दिमाग में नहीं बैठे हुए तो नोट्स खोल के बैठ जाओ, देख लो साथ ही साथ कि मैं जो बता रहा हूँ सही है, उसमें कुछ डाउट है आपको। क्लियर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये भी 2 केस बनाता है, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। दोबारा समझ लो, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है, और सेम साइज की होती है। कॉनकेव मिरर जो होता है इसके टोटल 6 केस होते हैं। अब आप पहले 5 कह लो या आखिरी 5 कह लो, उसमें जो इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इसमें छोटी बड़ी जैसी मर्जी इमेज बन सकती है। छठी जो इमेज होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है और एनलार्ज्ड होती है। क्या होती है, एनलार्ज्ड होती है। अगला आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है इसमें केवल 2 केस होते हैं, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है और स्मॉलर साइज बनती है। अच्छा, अगला आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 केसेस होते हैं, इसमें भी इमेज वर्चुअल डायरेक्ट बनती है और स्मॉलर साइज में बनती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा रियल इमेज बनाएगा, तो रियल इमेज तो बच्चों इसमें एक ही दिख रहा है हमें, कॉनकेव मिरर, सही है। वर्चुअल तो लगभग सारे ही बना रहे हैं, ये केस में वर्चुअल बना रहे हैं, इसका एक ही केस होता है वर्चुअल बनाता है, इसमें दोनों में वर्चुअल, इसमें दोनों में वर्चुअल। इसमें जो वर्चुअल बनती है वो एनलार्ज बनती है, इसमें जो वर्चुअल बनती है सेम साइज की बनती है, इसमें जो वर्चुअल बनती है स्मॉलर साइज की बनती है, इसमें जो वर्चुअल बनती है वो स्मॉलर साइज की बनती है। ये ध्यान रखना बस। बंद हो गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। देखो भाई दांत के अंदर जो दांतों का साइज बहुत छोटा होता है, सही है। अच्छा, अब उसके अंदर जो कैविटी होगी वो भी छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सही। तो आंखों से जो है ना डेंटिस्ट प्रॉपर्ली नहीं पता कर पाते भाई जो अंदर जो कैविटी है वो किस तरह की है, सही। तो इस केस में वो क्या करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं जो उनको इमेज को एनलार्ज करके दिखाए और सीधा दिखाए, एनलार्ज करके दिखाए और सीधा दिखाए, एनलार्ज करके दिखाए और सीधा दिखाए। तो देखो सीधा तो ये दोनों भी दिखाते हैं, मगर ये क्या करते हैं, छोटी इमेज बनाते हैं। ये क्या करते हैं, छोटी इमेज बनाते हैं। तो हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। ये वर्चुअल डायरेक्ट इमेज तो बनाते हैं मगर बनाते भी क्या है, एनलार्ज्ड है, सही है। अच्छा, इसके पैरेलल एक और क्वेश्चन आता है, डेंटिस्ट तो ये यूज करते हैं, इसके अलावा जो मेकअप के मिरर होते हैं ना, आजकल तो लोग प्लेन मिरर में मेकअप कर लेते हैं, सही है। नहीं तो जो नॉर्मली मेकअप का मिरर आता है वो भी किस तरह का होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। ऐसा ही शेविंग करते हैं लोग, आजकल तो प्लेन मिरर में सारे काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो जो शेविंग का मिरर होता है वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्यों, इन तीनों चीजों में रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की होती है, जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सीधी दिखे और बड़ी दिखे, सीधी दिखे और बड़ी दिखे। इसलिए जो डेंटिस्ट होता है, मेकअप का जो मिरर होता है, और तीसरा कौन सा बताया था, शेविंग का, ये क्या होते हैं, हमेशा कॉनकेव मिरर होते हैं। क्लियर है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में अगर आप
किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखते हो, कहाँ रखते हो? बिटवीन P एंड F, तो उसकी एनलार्ज और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर शेव कर रहा होगा तो बिल्कुल ग्लास के पास जाके तो करेगा, मिरर के पास जाके तो करेगा, दूर से तो कोई करता नहीं है शेव। मेकअप भी ऐसे करेगा, नज़दीक जाकर ही करेगा। और डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी क्या करेंगे? नज़दीक जाकर ही क्या करेंगे? कैविटी को एग्जामिन करेंगे। तो इन सारे केसेस में हमें क्या चाहिए होगा? कॉनकेव मिरर चाहिए होगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है? आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स हिज इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो इसकी कहानी समझ लो पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। मान लीजिए आपको कोई कॉनकेव मिरर दे रखा है, सही। इस पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, कहां पर? सी पर। कहां पर रखते हो? सी पर रखते हो। आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, आप इस केस में ऑब्जेक्ट को रखो सी पर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो तो इमेज जो है यहीं पर नीचे की तरफ बनती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पर रख रहे हो तो उस केस में कॉनकेव मिरर अगर हम यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो इमेज वहीं पर सी पर बनेगी, सही है। और ये इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है हमने, किससे? कॉनकेव मिरर से। तो इसकी फोकल लेंथ बताओ, सही। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका आधा होगा ना, कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? 15 सेंटीमीटर होगी, वो भी नेगेटिव की। वो भी किसकी? नेगेटिव की। क्यों? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप पोल से लेफ्ट साइड में जाते हो तो सारे डिस्टेंस हम नेगेटिव में लिखते हैं, पोल से राइट साइड में जाते हैं तो सारे डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लिखते हैं, सही है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा, सही है। उस केस में इमेज जो होगी वो पॉजिटिव में लेंगे, सही। अच्छा, अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है, तो वो नेगेटिव ली जाएगी। भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उस केस में पॉजिटिव होगी, और नीचे अगर आप उससे लाइन ड्रॉ कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार ये रट्टा मार लेना, 4 चीजें होती है ना। एक तो होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, सही है। U सबका नेगेटिव होता है, U किसी का पॉजिटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। U सबका नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा ना हम इन फ्रंट ऑफ मिरर या लेंस रखते हैं तो U चारों का नेगेटिव होता है, काम ही खत्म U का, तो है ना। अच्छा, F देखो, F के लिए आप ये देखो, कॉनकेव। केव जो होता है गुफा होता है, गुफा में जाने से हर कोई डरता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, अंदर कोई सांप डस जाए, कोई भूत बैठा हो, सही। तो जिसके आगे केव लिखा हुआ है वो तो नेगेटिव होगा, जिसके आगे केव नहीं लिखा वो उल्टा होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये दो चीजें आपने रट ली सीधे, सही है। U सबका नेगेटिव होता है, केव का F क्या होगा? नेगेटिव होगा, दूसरे वाले का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। V में थोड़ी मारामारी है, V में क्या होती है? थोड़ी मारामारी होती है, सही है। ये जो आपका कॉन्वेक्स होता है इसके तो V पॉजिटिव होते हैं। इसमें 2 केस होते हैं, कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं, दोनों में V क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सही है। अच्छा, अब आ जाओ कॉनकेव में। कॉनकेव में कितने केस होते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं ना। तो 6 केस में देख लो, 5 केसेस में नेगेटिव होता है और 1 केस में पॉजिटिव होता है, लास्ट केस में। आगे बात समझ? अच्छा, अब देखो भाई, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना,
इसमें टोटल 6 केस होते हैं, उनमें से 5, अब कोई पहले 5 ले लेता है, कोई आखिरी 5 ले लेता है, वो अपने आप देख लेना आप। सही। अच्छा अब आ जाओ इस पे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसमें कितने केस होते हैं बच्चों? टोटल 6 होते हैं। ये इससे मैच करता है। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें 5 केसेस में क्या होता है बच्चों? पांच केसेस में तो V नेगेटिव होता है और एक केस में V क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सही। बेशक आप वो निकाल लो, क्या कहते हैं, नोट्स निकाल लो, देख लो साथ ही साथ, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, साथ ही साथ प्रूफ मिलता रहेगा तो आप दिमाग में बैठ जाएगा। सही है। अच्छा अब आ जाओ, कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चों, इसमें तो 2 ही होते हैं केस, ये इससे मैच करता है केसेस के बारे में। तो इसमें दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये बच्चा उल्टा लिख दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आगे समझ? कॉनकेव में सारी चीजें नेगेटिव। सही है। ये बेशक नोट कर लो आप लोग। अब ये देखो ना, जो केव है ना वो नेगेटिव ही होता है ज्यादातर। सही है। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये मैंने सही कर दिया। अच्छा अब था क्वेश्चन नंबर 6, ये लिख लो फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर is slowly move towards the pole of a convex mirror, the image will get। सही है। अच्छा आपको बच्चों इसमें वो क्या दे रखा है? मिरर जो है वो कॉन्वेक्स दे रखा है। क्लियर है। अच्छा अब इसमें उन्होंने कहा है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर is slowly move towards the pole of a convex mirror, the image will get। अच्छा पहली बात देखो, U जो होता है नेगेटिव होता है, इसमें U क्या ले रहा है? वो पॉजिटिव ले रहा है। सही। सोचो 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपको करवाता हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। पार्किंग में चाबी लिखी होगी। हाँ हो गया।
बताओ बताओ कैसे करेंगे। देखो इसमें उन्होंने कहा है एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल गेट। देखो इसमें होता क्या है, जो मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली बात है यहाँ लिखोगे, यहाँ रखोगे, क्लियर है। तो इसकी इमेज जो होगी वो हमेशा इस तरफ बनती है बच्चों, क्लियर है। तो कॉन्वेक्स के केस में बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, यहाँ पर जो इमेज बनती है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह लेकर चलते हैं। किसकी तरह लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह लेकर चलते हैं। क्यों, मैं कार चला रहा हूँ, मेरा यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है, रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, उसके अंदर जो मुझे नजर आ रहा है मेरे लिए तो वही ऑब्जेक्ट है ना, क्लियर है। ये वैसे समझ आता है तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ देना, क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है ना, तो यहाँ पर जो देख रहा है उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, क्लियर है। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, यू यहाँ पे पॉजिटिव लिख रखा है। यहाँ पे वो जो इमेज बन रही है उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से वो अगर किसकी तरफ करता है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, पोल की तरफ मूव कर रहा है, पोल की तरफ मूव कर रहा है, तो उस केस में इमेज क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा होता है ना उतनी उसकी इमेज क्या होती है, छोटी बनती चली जाती है, क्लियर है। ये आगे बात समझ। तो अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर जाओगे आगे की तरफ तो इमेज क्या होगी, छोटी होती चली आएगी ना, आगे बात समझ। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इमेज जो होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी, और वर्चुअल तो होगी, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, आगे समझ। अच्छा आगे इन्होंने कहा है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर इफ इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय इट्स फोकल लेंथ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये फालतू का क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने कहा है आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 15 होगी ना बच्चों, 15। अच्छा इसके आगे माइनस लगाना था, इसके आगे माइनस लगाना था, वो नहीं लगाते, आपको लगाना होता है, ध्यान रखना, सही है। अच्छा अब वो कहते हैं इसको मैं एक बार तो किस में रख रहा हूँ, पानी में रख रहा हूँ, एक बार एयर में रख रहा हूँ, तो आप बताइए दोनों की फोकल लेंथ का डिफरेंस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम होगी फोकल लेंथ। तो भाई मेरा वेट है, सही है, मैं अगर लैंड पर हूँ तो मेरा वेट अलग होगा, मैं पानी में चला जाऊंगा तो मेरा वेट अलग होगा, तो वेट में तो डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ी ना डिफरेंस होता है फोकल लेंथ में, इसकी फोकल लेंथ तो इसकी वही रहेगी, आगे समझ। वो कहते हैं जी आपको एक वो दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसका वेट जो है एयर में इतना है तो वाटर में कितना होगा, तो वहां सोचने की जरूरत है। बायंसी कहाँ पर लगती है, वो वाटर के अंदर लगती है, किसी भी चीज को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका वेट क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सही है। अब ये जो लेंस दे रखा है इसकी फोकल लेंथ ही ना चेंज हो जाएगी, आप पानी में रखो एयर में रखो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, उसका साइज ही ना बड़ा छोटा हो जाएगा, आगे समझ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये बच्चों बात आगे समझ नहीं आई। अच्छा अब आगे देखो, दोबारा समझ लो। देखो भाई ऐसा होता है, आपको एक लेंस दे रखा है, उसका ये लेंस दे रखा है, मिरर दे रखा है, उसका जो वेट है वो एयर में अलग होगा और वाटर में अलग होगा। वाटर में क्या होता है, क्योंकि बाउंड फोर्स लगती है ना हर चीज के ऊपर, मेरा वेट जो है 80 न्यूटन है एयर में, तो जब मैं पानी में जाऊंगा तो 80 से कम हो जाएगा, अब वो पता नहीं 70 हो या 60 हो मगर कम हो जाएगा, इसलिए जो है हम पानी में हर एक चीज को ना आराम से खींच लेते हैं, सही है। भैंस अगर आकर बैठ जाए जमीन पर, तुम हिला नहीं सकते उसको, पानी में तैर रही हो तो उसको धक्का मार के साइड भी कर सकते हो तुम, ये देना तो तुम्हारी जान ज्यादा आ जाती है पानी में वो हल्की हो जाती है, सही है, मगर उसे साइज में थे ना कोई फर्क पड़ेगा, साइज तो उतना ही रहेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको एक मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर एयर में, तो वाटर में भी उतनी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। आगे बात समझ बच्चों। अच्छा अब कौन से क्वेश्चन पे है, 8। इसे बच्चों कुछ ना ट्रिकी क्वेश्चन है तो वो ढंग से आप समझ लेना।
इसमें उन्होंने कहा 8th में अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखो उन्होंने माइनस नहीं लगाया, माइनस हमें खुद बताना होता है, सही है। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही, देखो इन्होंने कहा आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब f जो है वो -20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये जो इमेज बनाता है, फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है आपको वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ पे इमेज जो है वो क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इसलिए m मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव का 2 लिया है। वर्चुअल इमेज क्या होती है बच्चों, जो सीधी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है ना। दोबारा समझ लो, देखो कॉनकेव मिरर के ना 6 केस होते हैं, सही। 5 केसेस में जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। छठा जो केस होता है ना, जिसमें हम P और F के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज क्या होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, सही, और एनलार्ज होती है। तो यहाँ पे m आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, पॉजिटिव का 2। पॉजिटिव का 2 का मतलब इमेज जो है सीधी बन रही होगी। तो ये छठा केस है, देखने से पता लग रहा है, सही है। तो इन्होंने पूछा क्या बच्चों, कुछ बताइए। फॉर द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द इमेज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो कहते हैं कि u क्या होगा, u यहाँ पर क्या होगा। तो इसके 2 तरीके हैं, पहला तो तुक्का मार लो, एक दिया है -40, एक दिया है +40, एक दिया है -10 और एक दिया है +10। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है, बिटवीन P एंड F रखोगे ना, तो आंसर क्या होगा, -10 होगा। +10 क्यों नहीं होगा, +10 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रख रखा है। पॉजिटिव वाले दोनों वैसे ही हैं। आगे बात समझ, न्यूमेरिकल के हिसाब से कर लेना, नहीं तो फार्मूला तो आता है आपको। m का क्या फार्मूला होता है, -v/u है, और फिर ये वाला फार्मूला लगा देना, अपने आप आ जाएगा आंसर। 1 मार्क करे तो ऐसे करेक्ट ऑप्शन देख लेना कौन सा है, सही है। सॉल्व करोगे तो लेंथी हो जाएगा ना। ये बताओ बच्चों, समझ आ गया आपको। अब अगला देखो 9th क्वेश्चन। इन्होंने कहा द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। देखो कॉनकेव मिरर के केस में सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम C पर रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, C पर रखते हैं, तो इमेज क्या होती है, सेम साइज की बनती है। जब हम ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं, किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो उस केस में जो इमेज होती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज की बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे समझ। नेक्स्ट टाइम ना नोट्स खोल लेना और साथ ही साथ चेक करते रहना भाई, कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लेना। अच्छा, आगे वो कहते हैं द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between the focus and center of curvature of the mirror observed as is। देखो भाई, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने है बताना बच्चों, बिटवीन C एंड F। ये F ले लो, ये C ले लो। हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन C एंड F। कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को, कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखते हैं तो आपको बताना है इमेज कहाँ बनती है, सही है। वैसे तो याद कर लो, नहीं तो बना के देख लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दो, जब ये पैरेलल जाएगी तो क्या होगा बच्चों, F से पास, फोकस से पास होगी, सही है। अच्छा, दूसरा फोकस से पास करा दो तो वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो यहाँ बन रही है इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C, C के पीछे तो बन रही है इमेज, बियॉन्ड C बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देख रहे हैं ना, उल्टी है, उल्टी है तो इसका मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। अच्छा, नेक्स्ट एनलार्ज, बड़ी है साइज में, सही है। तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, C है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, चलो अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर वुड बी। देखो भाई डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मिरर कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स है। यस सर। देखो कॉन्वेक्स मिरर के ना दो केस होते हैं, दोनों में जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, मगर साइज उसका क्या होता है? छोटा होता है। और कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। अब वो कहते हैं द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। वो कहते हैं जी ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, अब बताओ इमेज कहाँ बनेगी? सही? रियल इन्वर्टेड तो होती नहीं। कॉन्वेक्स के केस में रियल इन्वर्टेड का तो काम ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा मैंने लेंस बना दिया, सॉरी। सही? अच्छा दूसरे में रियल इन्वर्टेड फिर गलत है ये। तीसरे में देखो वर्चुअल सही है, अपराइट मतलब सीधी बनेगी वो भी सही है, डिमिनिश्ड होगी वो भी सही है, तो सी सही है। डी देखते हैं भाई, वर्चुअल होगी सही है, अपराइट होगी सही है, एनलार्ज तो बनती नहीं। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें कभी भी इमेज क्या होती है? एनलार्ज नहीं बनती है, इसका साइज हमेशा छोटा होता है। इसका यूज ही यही होता है। जो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं ना वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें बहुत बड़ा एरिया छोटे से उसमें मिरर में नजर आ जाए। सही है? मान लो कोई शॉपकीपर है, वो क्या करेगा? कॉन्वेक्स मिरर यूज करेगा। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा? उसकी पूरी की पूरी दुकान उसमें दिखा देगा छोटे से एरिया में, और दिखाएगा भी सीधी, ताकि उसको एग्जैक्ट समझ आ जाए क्या हो रहा है। सही है? तो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है, अब तुम कार में जा रहे हो, जो रेयर व्यू मिरर होता है वो पीछे की पूरी रोड दिखा देता है छोटे से इसमें तुम्हें। सही है? अब वो छोटा करके दिखाएगा तभी तो फिट हो पाएगा ना, और सीधा दिखाएगा तभी समझ आएगा। क्लियर है? अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ये कहता है इफ अ मेंस फेस इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव शेविंग मिरर। देखो भाई कॉनकेव मिरर है ना, इन्होंने कहा एक आदमी है उसका जो फेस है वो कॉनकेव मिरर से कितना दूर है बच्चों? 25 सेंटीमीटर दूर है। यही तो है ना? If man's face is 25 centimeter in front of concave shaving mirror, producing an erect image। अच्छा अब इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पर इरेक्ट बन रही है। सही है? और उसका साइज कितना है बच्चों? 1.5 है। मान लो इसका फेस 20 सेंटीमीटर में, मान लो 20 सेंटीमीटर का है, तो उसकी जो इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की बन रही है। अच्छा अब वो कहते हैं इसकी फोकल लेंथ बताओ भी क्या होगी? सही है? एक तो प्रॉपर तरीका है, दूसरा चेक करने वाला तरीका। चेक करने वाला तरीका बता दो, इसकी फोकल लेंथ क्या 75 होगी, 25 होगी, 15 होगी, 60 होगी? देखो भाई जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें 6 केस होते हैं, 5 को छोड़ दो, 5 में तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सही है? उसमें वो सेम साइज भी हो सकता है, एनलार्ज भी हो सकता है, डिमिनिश भी हो सकता है। जो छठा केस होता है उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बिटवीन पी एंड एफ रखते हैं, तो इमेज हमेशा क्या होती है? बिहाइंड द मिरर बनती है और एनलार्ज बनती है। बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज बनती है। ज़्यादा क्लियर है? अब आप खुद देखो 25 सेंटीमीटर दूर उसका वो है फेस, तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा जी कौन सा ऑप्शन है? उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एम का क्या फॉर्मूला होता है? -v/u। तो v कितना आ गया?
माइनस का 1.5 यू। अब 1/f का क्या फॉर्मूला होता है, 1/b प्लस 1/u ना। यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है। सही है, आगे समझ। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है as light travels from a rare to denser medium it will have। देखो भाई लाइट जो है जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अब आपको बताना इसमें होता क्या क्या है। सही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नहीं इस केस में ना वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। आगे समझ। अच्छा, और वेवलेंथ जो होती है वो भी डिक्रीज होती है। सही है, जब भी रेयर से डेंसर जाती है ना कोई भी रे ऑफ लाइट तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होती है, दोनों डिक्रीज होती है। आगे समझ। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल इन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज। देखो भाई ऐसा है, इन्होंने कहा आपको एक ट्रांसपेरेंट स्लैब दे रखी है। सही, इसमें एंगल आई और एंगल आर आपस में कब इक्वल होंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इस स्लैब को स्ट्राइक करेगी तो इस केस में एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। सही, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली हिट करती है सरफेस को तो उस केस में एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। वो क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इक्वल भी होंगे। आगे बात समझ। तो इसमें आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, इनका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज। देखो भाई ऐसा है, आपको अगर कोई कहता है जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का 1.33 है, इसका क्या मतलब हुआ। 1.33 देखना किसका होता है, वाटर का होता है, ग्लास का होता है। एनसीईआरटी में देखो फटाफट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 किसका होता है, ग्लास का होता है या वाटर का होता है, वाटर का। देखो भाई ये एनसीईआरटी में टेबल है, देख लो। यस सर वाटर ही वाटर है ना। देखो भाई अगर कोई कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का 1.33 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होगी, एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, वैसे एयर और वैक्यूम में जमीन आसमान का अंतर है, मगर 10th में हम एक ही चीज मान के चलते हैं, एयर और वैक्यूम। सही है? तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख देता हूँ, चलो मैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लिख रहा हूँ वर्ड। सही है सर वैक्यूम में एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं होता? हाँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब कुछ नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होगी वो किसके बराबर होगी? 1.33 होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दोबारा समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई कहता है वाटर का 1.33 है, तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होगी वो 1.33 टाइम्स होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी स्पीड उतनी कम होती है, उसकी स्पीड क्या होती है? उतनी कम होती है। जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उसकी स्पीड क्या होगी? उतनी कम होगी। जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी मीडियम होते हैं, सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से बड़ा होता है। सबका क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, क्योंकि सबके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो वैक्यूम से कम होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है? वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो 1 आएगा। सही? इसके बाद किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वो 1 से हमेशा बड़ा आता है। ये रिलेशन समझ आए? तो दूसरे तरीके से लिखूं? आगे चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ये यहाँ लिएगा, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। कोई कहता है कि आपको 2x 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू 4/2 तो लिखते हैं हम। तो ये इनटू में लिखा था, ये डिवाइड कर दिया। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम कैसे निकाल रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे तो सारे के सारे जो मीडियम्स होते हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उन सब की जो लाइट, उन सब में जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम से कम होती है। सही है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.33 वो किसके बराबर आता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.46 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.46 है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 2.46। सारे के सारे मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो स्पीड होगी लाइट की वो हमेशा क्या होती है? कम होती है। किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसके कंपैरिजन में। आगे समझ? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बी होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, अब देखो भाई क्या करें बेटा? चलो अब आते हैं बच्चों 16। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो 1.33 दे रखा है, तो उन्होंने पूछा क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है। इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 है, तो आप बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगी? कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1.33, ऐसे तो निकालेंगे। सॉल्व कर लेना, इसकी याद करनी पड़ेगी तुम्हें। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है ना, वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको 1.33 से डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा आपका आंसर। सही है?